नमस्कार प्यारे बच्चों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइंस बाय सिलोद में। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम एक सेशन स्टार्ट करते हैं हमारा फिजिक्स का, जो हम चला रहे हैं फिजिक्स की एक सीरीज। उसमें आप लोग हमें सपोर्ट भी कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, अपने सहपाठियों और मित्रों में भी क्या है शेयर कीजिए, जिससे और लोगों को भी फायदा हो, लेकिन आप फायदा ज्यादा उठाएं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तरंग। तरंग और तरंग से जुड़ी हुई चीज क्या पढ़ेंगे हम? ध्वनि यानी साउंड। प्रकाश भी करेंगे हम, उसकी भी डिटेल देंगे साथ में। सबसे पहले पढ़ना चाहते हैं हम कि तरंग क्या होती है। व्हाट इज वेवलेंथ, यानी तरंग क्या है। तरंग क्या होती है? व्हाट इज वेव, यानी आपसे पूछा जाता है कि वेव क्या होती है। वेव एक तरह का डिस्टरबेंस है ऑफ मीडियम पार्टिकल्स, यानी किसी भी माध्यम के कणों के लिए एक विक्षोभ जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? तरंग। यानी माध्यम के कणों के लिए, माध्यम के कणों में जो विक्षोभ पैदा होता है, माध्यम के कणों में विक्षोभ पैदा जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? तरंग। यानी लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ डिस्टरबेंस ऑफ मीडियम पार्टिकल, की वो बिंदु जहां से माध्यम के कणों में विक्षोभ पैदा हो, डिस्टरबेंस पैदा हो। तो मीडियम पार्टिकल, माध्यम के कण का मतलब होता है मीडियम पार्टिकल में विक्षोभ। विक्षोभ क्या चीज होती है? डिस्टरबेंस। तो मीडियम पार्टिकल के लिए जो डिस्टरबेंस पैदा हो उसे हम क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। और तरंग के साथ कण, जो माध्यम के कण हैं, वो गति करते हैं। कि जब माध्यम के कण तरंग के साथ, मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो तरंग के साथ क्या करे? गति करे। तो तरंग के साथ जब वो क्या करते हैं? गति करें, तो उसे तरंग गति कहते हैं। तो उसे तरंग गति कहते हैं, यानी उसे कहते हैं वेलोसिटी ऑफ वेव। यानी वेव वेलोसिटी क्या होती है? कि जिसके साथ मीडियम पार्टिकल क्या करता है? वाइब्रेट, या उसके डायरेक्शन में क्या करता है? मूव। तो जब वो मूव करेगा तो हमारे पास तरंग के साथ गति करे तो उसे तरंग गति कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी है ये है वेव मोशन। वेव मोशन क्या चीज है? व्हाट इज वेव मोशन, वो हमने बता दिया। आगे हम वेलोसिटी निकालना भी सिखाएंगे कि वेव मोशन की वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है आगे। अब बात आती है कि तरंग होती कितने प्रकार की है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति होती है इलेक्ट्रॉन के लिए, पेंडुलम के लिए। कंपन जहां भी आ जाए तो वहां हम किसको पढ़ते हैं? तरंग को। तो यानी तरंग के रूप क्या क्या हो सकते हैं? कि जैसे प्रकाश धरती पे आता है तो इसके लिए भी क्या बनाई जाती है? तरंग। कि प्रकाश जो धरती पे आता है, इसके लिए एक बंदा जिसने सैद्धांतिकी दी थी, थ्योरी दी थी, जिसका नाम क्या है? जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। और थ्योरी कौन सी है? मैक्सवेल थ्योरी। जो किसके लिए आई थी? प्रकाश के किस रूप के लिए आई थी? तरंगीय रूप के लिए आई थी। दूसरा, जैसे हम बोलते हैं तो वो बोलना साउंड है। साउंड भी किसका रूप है? एक तरंग का रूप है। भूकंप, भूकंप जो आता है तो वो भी किसका रूप है? तरंग का रूप है। तो यानी आपके पास सागर में जो लहरें उठती है वो भी एक किसका रूप है? तरंग का रूप है। तो लहरें, यानी आपके पास जो वेव्स जनरेट होती हैं इन वाटर, जैसे लेक्स में आप पत्थर फेंक दो तो क्या होती है? उसमें वेव्स जनरेट होती है, वो क्या है? आपकी तरंगे हैं। यानी उसमें विक्षोभ पैदा होते हैं और आपको प्रतीत होता है कि वो पानी बीच में से किसकी ओर जा रहा है? किनारों की ओर जा रहा है।
पर ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ क्या होते हैं, कण ऊपर और कहां जाते हैं, नीचे, यूं एक तरह से क्या बनाती है, तरंग बनती है। तो वो भी हम पढ़ेंगे। तो बात ये थी कि तरंग का रूप किस किस में हो सकता है, प्रकाश में बोल दिया, ध्वनि में बोल दिया, भूकंप, लहरें। उसके अलावा जो आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स जैसे कण चलते हैं, इनके साथ जुड़ी हुई तरंग भी होती है, जिसे हम क्या कह सकते हैं कि पदार्थ के साथ, तो पदार्थ के साथ भी तरंग होती है जिसे हम मैटर वेव कहते हैं। तो पदार्थ के साथ जो तरंग होती है वो किसके कारण बोली जा सकती है, उनके मौलिक कणों की वजह से, यानी उनके फंडामेंटल पार्टिकल की वजह से हो सकती है। क्या, मैटर वेव, जो इलेक्ट्रॉन से जुड़ी हुई, प्रोटॉन से जुड़ी हुई, अल्फा पार्टिकल से जुड़ी हुई, इस तरीके से जो तरंग पैदा हो उसे हम किसका नाम देंगे, मैटर वेव का। तो मैटर वेव कौन लेके आया था, डी ब्रोगली। इस पे भी एक क्वेश्चन आता है कि जो डी ब्रोगली है, डी ब्रोगली वर्ड लिखा होता है हिंदी के अंदर, तो डी ब्रोगली जो तरंग है वो आपकी किससे संबंधित होती है, पदार्थ, उसे मैटर वेव कहते हैं। उसकी भी वेवलेंथ निकालने पे न्यूमेरिकल आता है। तो ये कहानी थी थोड़ी सी हमारे लिए किसकी, वेव की। अब हम बात करते हैं कि जो तरंग के रूप हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो तरंग खास तौर पर 3 भागों में बांटी जाती है, यानी वेव इज ऑफ 3 टाइप, कि जो तरंग है उसके 3 रूप बनाएंगे हम, कि तरंग के प्रकार, यानी जो वेव के टाइप हैं वो कौन कौन से हैं। तो वेव के टाइप आपके पास 3 पढ़ोगे आप। नंबर 1 जो पढ़ा जाता है वो कौन सा पढ़ा जाता है, यांत्रिक, यानी जिसे प्रत्यास्थ तरंग भी कहते हैं। यांत्रिक कहो या आप इसे प्रत्यास्थ तरंग भी कहो, यांत्रिक या प्रत्यास्थ एक ही है। और तरंग इंग्लिश में बोलते हैं इसे मैकेनिकल वेव। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, मैकेनिकल वेव। तो आपके पास एक जो डिस्टरबेंस इन मीडियम पार्टिकल होता है, तो जिसमें मीडियम रिक्वायर्ड होता है, वो आपकी कौन सी होती है, मैकेनिकल वेव होती है। दूसरे नंबर पे आपके पास कौन सी आती है, अयांत्रिक, यानी एक यांत्रिक है तो दूसरी क्या हुई, अयांत्रिक। अयांत्रिक को हम अप्रत्यास्थ भी कह सकते हैं, कि जो अयांत्रिक है उसे हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, अप्रत्यास्थ। अप्रत्यास्थ जो होती है प्यारे बच्चों, ये होती है कौन सी, नॉन मैकेनिकल वेव। कि एक मैकेनिकल वेव है, दूसरी आपके पास नॉन मैकेनिकल वेव है, और तीसरी जो हम बात करते हैं वो होती है मैटर वेव। कि तीसरी जो होती है हमारे पास वो कौन सी होती है, मैटर वेव, यानी पदार्थ तरंग। उसका नाम क्या लिखे आप, पदार्थ तरंग। तो पदार्थ तरंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम किसका नाम देते हैं, मैटर वेव। तो ये खास तौर पर छोटे मौलिक कणों से पैदा होती है, ना कि बड़ी द्रव्यमान वाली वस्तु से। तो ये प्रॉपर्टी थी प्यारे बच्चों हमारे पास 3 तरह की तरंग का। पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है, नंबर 1, कि जो आपकी यांत्रिक तरंग है वो कैसी होती है। तो यांत्रिक या प्रत्यास्थ तरंग कौन सी होती है, यांत्रिक ऑब्लिक आपके पास प्रत्यास्थ यानी मैकेनिकल। कि जो आपकी यांत्रिक या प्रत्यास्थ तरंग है, मैकेनिकल वेव है, वो क्या होती है कि वो तरंगें जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता हो। कि ये ऐसी तरंगें हैं, वो तरंगें जिनको चलने के लिए या गमन के लिए, जिनको चलने या गमन के लिए, यानी फॉर द प्रोपागेशन रिक्वायर्ड मीडियम, कि दोज वेव फॉर देम प्रोपागेशन रिक्वायर्ड मीडियम। कि ऐसी तरंगें कि जिनको रिक्वायर्ड होती है किसके लिए, प्रोपागेशन के लिए, किसकी, मीडियम की। तो गमन या चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता हो, कि गमन या चलने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट हो, मीडियम की रिक्वायरमेंट हो, माध्यम की आवश्यकता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्यारे बच्चों मैकेनिकल
वेव, यानी ये होती है यांत्रिक या प्रत्यास्थ तरंग। एग्जाम्पल की बात करें, इसमें प्रत्यास्थ तरंग का रोल क्या है? प्रत्यास्थ तरंग का रोल ये है कि जो पदार्थ में चलती है, इसमें आपके पास जैसे नंबर 1 पढ़ी जाती है अनुदैर्ध्य, इसके भी रूप बनाए जाते हैं। जैसे आप लोग पढ़ेंगे अनुदैर्ध्य तरंग, और दूसरी आपके पास पढ़ाई जाती है अनुप्रस्थ तरंग। ये इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, कि जैसे आपसे कहता है कि तरंग के दो रूप बन जाते हैं आगे चलकर। कौन सी तरंग के? इस यांत्रिक या प्रत्यास्थ तरंग के अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ की। जो अनुदैर्ध्य होती है ये कौन सी होती है? लॉन्गिट्यूडिनल। इसे हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव। और दूसरी कौन सी होती है आपके पास? ये जो है अनुप्रस्थ तरंग, यानी नॉर्मल जो पाथ पे चलती है उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स प्रॉपर्टी। तो इनका नाम उसी नॉर्मल के चलते दिया जाता है ट्रांसवर्स वेव। तो ये होती है ट्रांसवर्स वेव। तो ये नॉर्मल प्रॉपर्टी के जो ऊपर प्रॉपर्टी आती है वो ट्रांसवर्स की होती है, तो ट्रांसवर्स वेव। अब जो हमारे पास केस आता है वो ये आता है कि दूसरी जो तरंग है अयांत्रिक, वो क्या होती है? तो अयांत्रिक के लिए आप क्या लिखेंगे? अयांत्रिक तरंग के लिए आप लिखेंगे कि वो तरंगें जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता ना हो, वो तरंगें जिनको चलने के लिए, यानी जिनको गमन करने के लिए, चलने या गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता ना हो। तो किसी माध्यम की आवश्यकता ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्यारे बच्चों अयांत्रिक तरंग। तो दोज वेव विच हैव नो रिक्वायर्ड एनी मीडियम फॉर द प्रोपगेशन, जिनको चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, तो उसे हम क्या कहते हैं? अयांत्रिक तरंग। जिसमें एग्जाम्पल किसका आता है? खास तौर पर प्रकाश की। जो प्रकाश है वो किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश आपके पास किस प्रकार की तरंग होती है? अयांत्रिक, या आप कह सकते हो नॉन मैकेनिकल वेव। प्रकाश में जो तरंग होती है वो कौन सी तरंग होती है प्यारे बच्चों? वो होती है EMW। आगे बताएंगे, यानी वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो ये कैसा रूप होता है? अयांत्रिक का। तीसरी होती है मैटर वेव। मैटर वेव में आप क्या लिखेंगे? मैटर वेव में लिखेंगे प्यारे बच्चों कि जो आपके पास किसी पदार्थ से संबंधित हो, कि वो तरंग, ऐसी तरंगे, यानी मैटर वेव क्या होती है? ऐसी तरंगे जो पदार्थ से संबंधित हो या पदार्थ से जुड़ी हो। ऐसी तरंगें जो पदार्थ से जुड़ी हो या संबंधित हो, उसे हम क्या कहते हैं? मैटर वेव। यानी इंग्लिश में बोलें कि दोज वेव एसोसिएटेड विद मैटर और मैटर पार्टिकल, कि ऐसी तरंग जो पदार्थ या पदार्थ के कणों से जुड़ी हो या उनसे संबंधित हो, उसे हम क्या कहते हैं? मैटर वेव, या हम उसे कहेंगे पदार्थ तरंग। तो इसका जो उल्लेखन दिया है वो किसने दिया है? वो दिया आपको डी ब्रोगली। वो किसने दिया है? डी ब्रोगली ने दिया। ये भी आप याद रखें कि जो मैटर वेव का उल्लेख किया है उसकी जो इन्वेंशन दी है हमें, वो किस बंदे ने दी है? डी ब्रोगली ने दी है। आगे अब जो केस आता है प्यारे बच्चों हमारे पास, पहले हम पढ़ते हैं अयांत्रिक और यांत्रिक को। नंबर 1, जैसे आपको बताया है कि यांत्रिक तरंगें कौन सी होती है, तो यांत्रिक आपके पास कौन सी तरंगें हैं? कि जैसे आप लोग पढ़ते आए हो कि यांत्रिक तरंगें या प्रत्यास्थ तरंगें, या हम जिन्हें कहते हैं मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव के 2 टाइप बताए थे।
एक लिखा था हमने, कौन सा, नंबर 1, जिसे हमने नाम दिया था लॉन्गिट्यूडिनल, कि जो लॉन्गिट्यूडिनल है ये किसका रूप है? तो लॉन्गिट्यूडिनल जो वेव है वो एक तरह से यांत्रिक तरंग का रूप है, जिसे हम क्या कहते हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे। ये हमारे पास किसका रूप है? अनुदैर्घ्य तरंगों का रूप है। अब बात आती है कि अनुदैर्घ्य तरंगें कौन सी होती है? कि अनुदैर्घ्य तरंगें वो होती है जिसमें तरंग की दिशा में ही कण गति करे, या उसके गति की या कंपन की दिशा, तरंग की चलने की जो दिशा है उधर ही हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य तरंग। यानी माध्यम के कण, इसमें यूं लिखा जाएगा कि माध्यम के कणों की गति, कणों की जो गति होगी या कंपन, वो आपके पास तरंग की गति की दिशा में हो। वो किस में हो? तरंग की गति की दिशा में हो, तरंग की गति की दिशा में हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो जब माध्यम के कणों का कंपन या उनकी गति उसी तरंग की गति की दिशा में होगी, तो उसे नाम क्या दिया जाएगा? लॉन्गिट्यूडिनल वेव। जैसे आपके पास वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, तो कंपन करने वाले कण कहीं भी बैठे हैं तो वो सिर्फ इधर और क्या होंगे? इधर, यानी टू एंड फ्रो, यानी वो आगे और किसकी दिशा में चले? पीछे, इस तरीके से। यानी जब वो उस तरंग की दिशा में ही कंपन करेंगे तो हम कहेंगे कि वो आपकी किस तरह की तरंग है? वो है लॉन्गिट्यूडिनल वेव, अनुदैर्घ्य तरंग। ये खास बात ये है कि ये पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पैदा की जा सकती है और चल सकती है। पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में गमन करती है ये, और पैदा भी की जा सकती है। तो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में क्या करती है? चलती है। तो तीनों अवस्थाओं में क्या कर सकती है? गमन कर सकती है। जैसे इसका एग्जाम्पल बड़ा खास है ध्वनि, कि जो ध्वनि है वो आपको सुनाई देती है, तो वो आपको किस के कारण देती है? माध्यम के कारण। कि जैसे आप पढ़ते हो ठोस में ज्यादा, दरों में कम, गैस में क्या होती है? और कम। तो ध्वनि क्या करती है? आपकी तीनों माध्यम में चलती है और तीनों माध्यम से पैदा होती है, ठोस से भी और द्रव से भी और किससे? गैस से भी। तो हमें जो ध्वनि सुनाई देती है वो किस माध्यम से देती है? गैसीय माध्यम से। तो ये तीनों में जब चलती है तो किस तरह की तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग है। आगे बात जो आती है ऐसे कि जब तरंगें चलती है ये, तो आपके पास माध्यम के कण ऐसे दिखाते हैं हम, कि जैसे ये माध्यम के कण हैं और एक जगह ऐसी आती है जहां माध्यम के कण दूर दूर हो जाते हैं ऐसे। तो हम इनके लिए दो टैग लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कि जैसे अनुदैर्घ्य तरंग इस माध्यम में चल रही है, तो जहां कणों का संघन अधिक है तो वहां घनत्व और दाब क्या होता है? ज्यादा। यानी जिस जगह माध्यम के कणों का घनत्व क्या है? अधिक, तो वहां दाब भी क्या होगा? ज्यादा। तो इस जगह दाब और घनत्व दोनों क्या होंगे? ज्यादा। तो दाब और घनत्व जिस जगह क्या हो? ज्यादा, तो उस जगह पर कणों के पास कौन सा गुण पैदा होता है? कौन सी मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है? उसे कहते हैं कंप्रेशन, संपीड़न। कि जब किसी माध्यम से लॉन्गिट्यूडिनल वेव चलती है, अनुदैर्घ्य तरंगें चलती है, जिस जगह माध्यम के कणों का दाब और घनत्व ज्यादा हो, तो उस जगह को हम क्या कहते हैं? संपीड़न, यानी कंप्रेशन। यानी यहां कौन सी प्रॉपर्टी पैदा हो रही है? कंप्रेशन की हो रही है, दबाया जा रहा है।
और जिस जगह दाब और घनत्व कम हो जाए कि माध्यम के कणों में दाब और उनका घनत्व दोनों क्या हो जाए, कम, तो उस जगह को हम क्या कहते हैं, विरलन। उस जगह को नाम किसका दिया जाएगा, विरलन। और विरलन जब होती है तो इसे हम क्या कहेंगे, एक्सपेंशन। कि आपके पास जब माध्यम में अनुदैर्घ्य तरंगें गमन करती है तो माध्यम के कणों का एक जगह पे दाब और घनत्व ज्यादा करना क्या कहलाता है, संपीड़न। और जिस जगह कण दूर दूर हैं तो दाब और घनत्व जहां कम हो उसे हम क्या कहते हैं, विरलन। जैसे स्प्रिंग देखा होगा आपने, जैसे स्प्रिंग है तो एक जगह जैसे स्प्रिंग का क्या है, गट्ठा यूं है और दूसरी जगह थोड़ा खुला है यूं, इस तरीके से स्प्रिंग दिखता है। तो जिस जगह स्प्रिंग दबा हुआ है स्प्रिंग, तो उस जगह घनत्व और दाब क्या है, दोनों ज्यादा है, तो वो वाली जगह स्प्रिंग के लिए क्या कहलाती है, संपीड़न। ये वाली जगह क्या कहलाती है, स्प्रिंग के लिए संपीड़न कहलाती है। और जिस जगह आपके पास स्प्रिंग खुले में बैठा है, इस तरीके से चलता है, तो ये आपके पास क्या कहलाएगी, विरलन। इसे हम क्या कहेंगे, विरलन। तो आपके पास स्प्रिंग के दोनों केस हैं, जिसमें आपके पास स्प्रिंग इकट्ठा है तो उसे कंप्रेशन, और जिस जगह खुला है एक्सपेंशन है उसे क्या कहेंगे, विरलन। अब बात आती है हमारे पास कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो पूरी है। अब बात आती है नंबर 2, किसकी, अनुप्रस्थ तरंगों की, यानी जिन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव। यानी नंबर 2 हमारी कौन सी तरंगें होती है प्यारे बच्चों, अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ तरंगें किस तरीके से दर्शाई जाती है, तो अनुप्रस्थ तरंगें आपके पास क्या होती है, तो वे तरंगें जिसमें कणों का जो कंपन है वो तरंग की दिशा के लंबवत हो। कि जैसे तरंग चलती है तो उस माध्यम के जो कण हैं वो कंपन करें तो वो ऊपर और कहां करें, नीचे, यानी उस तरंग की दिशा के लंबवत में रहेंगे, तो हम उसे क्या नाम देंगे, अनुप्रस्थ तरंगे। इसे हम कहते क्या हैं, ट्रांसवर्स वेव। तो जो हमारी ट्रांसवर्स वेव होती है ये हमारे पास कैसे पैदा होती है, पैदा होने की बात आए तो ये ठोस पदार्थ में और द्रव की सतह पे पैदा की जा सकती है, गैस के अंदर और द्रव के अंदर कभी पैदा नहीं होती। ये याद रखना। होती क्या है कि वो तरंगें जिससे माध्यम के कण कंपित होंगे या गति करेंगे, तो माध्यम के कण कंपन करेंगे, कंपन लंबवत दिशा में करे, किसके साथ, तरंग की दिशा के साथ करे, तरंग की दिशा के साथ, कि जो तरंग चल रही है उसकी दिशा के साथ माध्यम के कण किस तरीके से कंपन करें, लंबवत कंपन करें, तो उसे हम कौन सी तरंग कहते हैं, उसे हम कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। जैसे आपके पास तरंग इस दिशा में चल रही है और माध्यम के कण ऊपर और कहां कंपन कर रहे हैं, नीचे। इस तरीके से माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति से ऊपर और नीचे कंपन करे तो ये वाली तरंग क्या कहलाती है, आपकी अनुप्रस्थ तरंग, या हम कहेंगे ट्रांसवर्स वेव। तो अनुप्रस्थ तरंगों को पैदा करना हो, अनुप्रस्थ तरंग जो चलती है या पैदा होती है वो कहां होती है, तो अनुप्रस्थ तरंग केवल ठोस पदार्थ और पूरे के पूरे ठोस पदार्थ में यानी सॉलिड सब्सटेंस में ट्रांसवर्स वेव पैदा की जा सकती है, केवल ठोस पदार्थ में तथा द्रव की सतह पर। नंबर 1 आपको याद रखना है कि ठोस पदार्थ और द्रव की कहां कर सकते हो, सतह पे,
तो वो आपके पास कौन सी तरंगें होती है? अनुप्रस्थ। इन्हें द्रव में और गैस में पैदा नहीं किया जा सकता, द्रव में और गैस के अंदर, गैस में पैदा नहीं किया जा सकता। ये वो तरंगें होती है जो पदार्थ के किस गुण पर निर्भर करती है? इलास्टिक फैक्टर पर। यानी कोई भी पदार्थ जब आपके पास क्या है? दृढ़, तो दृढ़ पदार्थ में इनको पैदा किया जा सकता है। यानी ये वो तरंगे हैं जिनको हम दृढ़ पदार्थ में पैदा कर सकते हैं। नंबर 1, जैसे हमने लिया ठोस, और दूसरा द्रव की सतह, द्रव के अंदर नहीं और गैस में भी नहीं। जैसे आपने तालाब में कंकर फेंक दिया, तालाब में जैसे कंकर फेंका है तो उसके चारों ओर इस तरीके से क्या होते हैं? चक्कर बनते हैं, और ये जो चक्कर बनते हैं ये कहां तक पहुंच जाते हैं? किनारे की ओर। ये चक्कर बनते बनते किस ओर जाते हैं? किनारे की ओर। जैसे आप जोड़ में पानी पियाने लेके गए हो भैंस को, और शांत जल था और आपने कोई पत्थर फेंक दिया, कोई भी मिट्टी का क्या है पत्थर फेंक के मारा है, तो उससे क्या उठती है? लहर बनती है यूं। तो इस तरीके से जो लहर किनारे की तरफ चलती है तो ये किसका रूप होता है? तरंग का। तो ये तरंग इस द्रव की सतह पे पैदा हुई है, तो हम इनको कौन सी तरंगे कहेंगे? अनुप्रस्थ तरंगे। और जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं, तरंग के 2 हिस्से बन रहे हैं आपके पास। तरंग, जब पानी में आपने देखा होगा पानी कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे चलता है, तो इसके 2 हिस्से बनते हैं। ऊपर के हिस्से को हम क्या कहेंगे? नीचे के हिस्से को हम क्या कहेंगे? कि जो ऊपर का हिस्सा है इसे हम नाम देंगे श्रृंग का। यानी श्रृंगी ऋषि सिरस के तपस्वी हुए हैं तो वो कहां जाएंगे? ऊपर। तो श्रृंग ऊपर को कहा जाता है क्रेस्ट, इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इसे क्रेस्ट। और जो नीचे की गहराई है, गहराई को क्या कहते हैं? गड्ढा। गड्ढे को हम कह देते हैं ना कई बार, गर्त में चला जाएगा, तो ये गर्त है। गर्त को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ट्रफ। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो जल की सतह पे उठने वाली तरंगे होती है, इसका उठा हुआ भाग क्या कहलाता है और नीचे दबा हुआ भाग क्या कहलाता है? तो ऊपर जो उठने वाला भाग है तरंग का, उसे हम श्रृंग या क्रेस्ट कहते हैं, और जो नीचे भाग दब जाता है उसे हम नाम किसका देते हैं? नीचे वाला जो दबा हुआ भाग है उसे हम नाम किसका देंगे? गर्त का। अब बात आती है कि हमारे पास ये 2 हिस्से थे, 2 रूप थे। किसका? नंबर 1 अनुदैर्घ्य का, नंबर 2 हमने किसका पढ़ा है? अनुप्रस्थ का। दोनों हमने कंप्लीट किए हैं। इसके बाद कौन सी चीज आती है हमारे पास? वो आती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हमने थोड़ा जिक्र किया था, जिसे हम कौन सी तरंगें कहते हैं? अयांत्रिक। अयांत्रिक तरंगें कौन सी होती है वो भी हम थोड़ा पढ़ देते हैं। अयांत्रिक तरंगें, कि जो हमारी अयांत्रिक तरंगें होती है, नॉन मैकेनिकल वेव, अयांत्रिक तरंगें, जिन्हें हम क्या कह सकते हैं? नॉन मैकेनिकल वेव। तो हमारे पास नॉन मैकेनिकल वेव वो होती है जिनको प्रोपागेशन के लिए किसी मीडियम की जरूरत ना हो। तो यानी नो मीडियम रिक्वायर फॉर प्रोपागेशन, कि इनके लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। किसके लिए? फॉर प्रोपागेशन। पहली चीज तो ये हुई। दूसरी चीज आती है कि ये जो तरंगे हैं इनके बारे में जो प्रकाश का रूप लेकर आया वो कौन लेकर आया? कि जो अयांत्रिक तरंगों के रूप में कौन सी तरंगें पढ़ने को मिलती है? एक तो हम प्रकाश का जो तरंगीय रूप पढ़ते हैं वो कैसी तरंगें होती है? अयांत्रिक होती है। यानी प्रकाश को गमन करने के लिए, धरती पे पहुंचने के लिए किसी भी माध्यम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये आपके पास प्रकाश में कौन सी तरंगें होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिन्हें हम क्या कहते हैं? वैद्युत चुंबकीय तरंग। यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है इन्हें हम नाम देते हैं किसका? विद्युत चुंबकीय तरंग का। तो वैद्युत चुंबकीय जो तरंग होती है इनमें कौन कौन से रूप भी हमें पढ़ने को मिलते हैं, ये भी एक खास चीज है। पहले हम बात करते हैं
कि वैद्युत चुंबकीय तरंग के लिए जो थ्योरी दी थी वो किसने दी थी। थ्योरी का मतलब है सैद्धांतिकी, कि जो इसके लिए थ्योरी लेकर आए वो कौन लेकर आए, यानी इसकी जो सैद्धांतिकी है वो किसने दी है। तो इसकी जो सैद्धांतिकी है वो दी थी जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने। किसने दी है, वो दी थी आपके पास जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। तो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने थ्योरी दी थी किसकी, EMW की, यानी वैद्युत चुंबकीय तरंग की सैद्धांतिकी किसकी देन है। तो वैद्युत चुंबकीय तरंग की जो सैद्धांतिकी है वो किसने दी है, आपकी जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने दी है। नंबर 2, जब जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने बात की है किसकी, वैद्युत चुंबकीय तरंग की, तो उसने इसके तथ्य भी पुट किए थे। तो इसे हम मैक्सवेल सैद्धांतिकी कहते हैं। इसे हम क्या नाम देते हैं, मैक्सवेल सैद्धांतिकी, यानी मैक्सवेल थ्योरी ऑफ लाइट कहते हैं। याद रखना, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, मैक्सवेल सैद्धांतिकी, यानी मैक्सवेल थ्योरी ऑफ लाइट। अब जो मैक्सवेल थ्योरी ऑफ लाइट है, वैद्युत चुंबकीय तरंग के चलते हम जब बात करते हैं तो उसमें रोल किस किस का है, यह भी एक इंपॉर्टेंस फैक्ट है प्यारे बच्चों, कि जो वैद्युत चुंबकीय तरंग है इसमें आपसे पूछा जाता है कि इसमें अक्षेत्र कितने हैं। या आपसे पूछा जाए कि जो वैद्युत चुंबकीय तरंग है उसमें अक्षेत्र कितने हैं, तो इसमें 2 अक्षेत्र हैं। 2 अक्षेत्र, एक विद्युत और दूसरा चुंबक, कि 2 अक्षेत्र जो वैद्युत चुंबकीय तरंग में आते हैं। एक वैद्युत अक्षेत्र होता है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा कौन सा होता है, चुंबकीय अक्षेत्र। कि एक वैद्युत अक्षेत्र है और दूसरा आपके पास चुंबकीय अक्षेत्र है। ये 2 फील्ड क्या बनाते हैं, ये चुंबकीय तरंग बनाते हैं। अब पूछा जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे होती है, चलती कैसे है। तो यानी इस थ्योरी के पास पहला पॉइंट ये था कि प्रकाश जो चलता है वो स्ट्रेट लाइन में चलता है। कि प्रकाश जो है वो गमन जब करता है तो किस में करता है, एक सीधी रेखा में करता है। तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है या क्या करता है, गमन, की लाइट प्रोपागेट इन स्ट्रेट लाइन। नंबर 2, आप याद रखोगे कि प्रकाश EMW तरंग का रूप है। कि प्रकाश जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या है, एक रूप है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो आपकी किससे चलती है, प्रकाश के वेग से चलती है। कि प्रकाश की जो तरंगे हैं, प्रकाश की तरंगें प्रकाश के वेग से चलती है। तो प्रकाश के वेग से जब चलती है तो प्रकाश का वेग कितना है, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। और इसकी जो डिस्कवरी की है, जब बृहस्पति ग्रह जुपिटर पर लगने वाला सोलर एक्लिप्स था, उस दौरान किस बंदे ने इस स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट की डिस्कवरी की थी। उस बंदे का नाम था प्यारे बच्चों, देखो प्रकाश सूर्य से आता है और सूर्य में कहा जाता है कि सभी देवताओं का वास है। और जब वास देवताओं का है तो इसका मतलब मालिक की चीज है वो, और जिसे हम राम कहते हैं। तो यानी ये सौदा राम ने बनाया है। तो इसकी भी खोज राम से जुड़े हुए शब्द से है जिसका नाम क्या है, रोमर। तो हमारे पास जो प्रकाश के वेग की खोज जो की है वो किसने की है, रोमर ने की है। तो प्रकाश के वेग की जब खोज रोमर ने की है तो रोमर डिस्कवर करता है किस के एक्लिप्स से, तो सन एक्लिप्स एट जुपिटर। कि सन एक्लिप्स जो सूर्य ग्रहण था किसके लिए, बृहस्पति ग्रह के लिए। तो बृहस्पति गुरु जो प्लैनेट है, जुपिटर जो प्लैनेट है, उसके ऊपर लगने वाले सूर्य ग्रहण से खोज की थी किस बंदे ने, रोमर ने। उसके बाद हमारे पास बात ये आती है कि ये जो 2 चुंबकीय क्षेत्र है ये एक दूसरे के साथ किस कला में होते हैं, कि दोनों अक्षेत्र एक दूसरे के साथ
किस कला में होते हैं। क्वेश्चन आता है कि दोनों किस कला में होते हैं। कला का अर्थ होता है फेज। इन सनलाइट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर विद ईच अदर इन विच फेज, यानी कौन सी कला में बैठते हैं ये, तो ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री की कला में बैठते हैं। फेज दोनों के बीच कितनी होती है, 90। कला का मतलब होता है फेज एंगल, फेज डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच, वो π/2 यानी 90 डिग्री। 90 डिग्री का कोण इन दोनों के बीच अंतर बनाता है, तो इन दोनों के बीच फेज कितनी है, 90 डिग्री। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि जो चुंबकीय तरंग है, वैद्युत चुंबकीय तरंग, उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ किस स्थिति में बैठी होती है, राइट एंगल, यानी दोनों एक दूसरे के साथ किस कंडीशन में बैठी होती है, समकोणिक। कैसी होती है, समकोणिक। तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आता है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। एक बात यह भी ध्यान रखनी है कि जिस पथ में यह गमन करती है, उस गमन पथ के भी ये क्या होती है, परपेंडिकुलर, यानी इस तरीके से रहेगी कि जो हम एक दिशा में क्या ले रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड, एक दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इनका गमन पथ है, तो तीनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड पाथ ऑफ प्रोपागेशन। किस तरीके से चलता है ये सौदा, ये भी दिखा देते हैं थोड़ा, कि हमारे पास जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में चलते हैं, तो इनके पास जो तरंगीय रूप बनता है वो किस तरीके से बनता है, कि जैसे हमारे पास ये है, इसमें एक इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से ऊपर की ओर चल रही है और दूसरी इस तरीके से इस लेटे हुए सेक्शन में चलती है। यानी हम अगर डायग्रामेटिकली बनाएं तो ये एक लेटा हुआ हिस्सा है जो हमने ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट किया है, और जो आपके पास ऊपर खड़ी लाइन है उनको हम किस में रिप्रेजेंट कर देते हैं, रेड में। तो ये खड़ा हिस्सा क्या है, रेड। ये खड़ा हिस्सा कैसा है, रेड। तो खड़ा हिस्सा जो हमने लिया है रेड का, और लेटी हुई जो चल रही है तरंग वो हमारे पास किसका रूप है, दूसरे का। तो यानी एक लेटा हुआ एक खड़ा हुआ हिस्सा, एक को मान लेते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जैसे हमारे पास ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको हमने जैसे मान लिया मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक और जो मैग्नेटिक फील्ड है ये दोनों एक दूसरे के साथ किस एंगल पे खड़ी होती है, 90 डिग्री पे। और साथ में जो ये प्रोपागेटिंग वे है, जिस रास्ते पे ये चल रहे हैं उसके भी दोनों क्या है, परपेंडिकुलर, क्योंकि ये भी 90 डिग्री का और अंदर से भी क्या है, 90 डिग्री का। तो दोनों एक दूसरे के साथ यूं हैं, और ये क्या है, इनके चलने का रास्ता है, इस तरीके से क्या है, खड़ी हैं। तो दोनों इस तरीके से खड़ी हैं और इसके साथ ऐसे चल रही हैं, तो यूं खड़ी है एक दूसरे के साथ और चल रही है, तो तीनों एक दूसरे के साथ किस एंगल पे खड़े हैं, 90 डिग्री पे। तो तीनों जब 90 डिग्री पे हैं तभी कहा जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, कि दोज वेव which have required no medium for the propagation, in which electric and magnetic field are mutually perpendicular to each other and also perpendicular to path of propagation। कि जो चलती है तो एक दूसरे के साथ समकोणिक होते हैं, फील्ड कौन से, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, और चलने वाले रास्ते के भी क्या होते हैं, समकोणिक। तो ये प्रॉपर्टी थी प्यारे बच्चों हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में अगर बात आती है कि कौन कौन सी तरंगे हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, जो एक तरह से अयांत्रिक का रूप होती है, तो शुरुआत होती है प्यारे बच्चों कॉस्मिक किरण से, कि जो कॉस्मिक रे है नंबर 1। नंबर 2 हमारे पास कौन सी आती है, गामा रे। नंबर 2 क्या याद रखनी है, गामा रे। नंबर 3 आपको याद रखनी है एक्स किरणें यानी एक्स रे। नंबर 4 आपको याद रखनी है अल्ट्रा वायलेट रे। एक पराबैंगनी किरण है और एक बैंगनी रंग है, दोनों में फर्क है, याद रखना। नंबर आगे विजिबल रिजाइन, जिसे हम क्या कहते हैं, दृश्य पटल,
यानी ये कौन सा हिस्सा है श्वेत प्रकाश का। तो श्वेत प्रकाश की जो तरंग होती है वो कैसी तरंग है, अयांत्रिक है, याद रखना। इसके बाद आता है IR, यानी IR कौन सा होता है, इंफ्रारेड, जिसे हम क्या कहते हैं, अवरक्त प्रकाश। तो अवरक्त विकिरणें हैं, अवरक्त प्रकाश है। उसके अलावा नंबर आगे आगे आती है माइक्रोवेव, या जिन्हें हम शॉर्ट वेव कह सकते हैं, लघु तरंगें या सूक्ष्म लघु तरंगें। आगे आती है RW, रेडियो वेव, जिन्हें हम क्या कहेंगे, रेडियो तरंगें। ये सारे के सारे हिस्से किसके अंतर्गत हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंतर्गत हैं। तो इसलिए ये सारी की सारी तरंगें कौन सी तरंगें कही जाएगी, ये सारी की सारी प्यारे बच्चों अयांत्रिक कही जाएगी, यानी अयांत्रिक तरंगें कही जाएगी। और अयांत्रिक तरंगें मीन्स नॉन मैकेनिकल वेव कही जाएगी, या इन्हें हम एक हिंदी में नाम और दे सकते हैं अप्रत्यास्थ तरंग का। तो ये वो तरंगें हैं जिन्हें चलने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये था प्यारे बच्चों आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन। तो बाकी हम पढ़ते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट सेक्शन में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।